सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन कर दिया है। वायुसेना ने भी एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। तो जहां बीजेपी इससे अपने मास्टर स्ट्रोक के रूप में पेश कर रही है क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वहीं सपा के अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कामों का श्रेय बीजेपी लेने में जुटी हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान सुपर हरकुलस से एक्सप्रेसवे पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ 36 महीने में तैयार हुआ है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों ने अपना दम दिखाया। पीएम ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए विरोधियों पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। 9 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पर पहले करगिल और फिर बालाकोट में जैश के आतंकी कैंपों पर हमला करने वाले मिराज 2000, फिर दुश्मन के घर में घुसकर तेजी से अंदर तक मार करने वाले जगुआर, और वायुसेना के भारी भरकम लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने दिखाया कि वो हर कसौटी पर खड़े हैं। देश की आन बान पूरे पूर्वांचल में बीजेपी इसी एक्सप्रेसवे के सहारे चुनाव में जीत के मंसूबे बांधे हैं। तो सपा भला तंज कसने में पीछे कैसे रहे। कहा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हो वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 3.1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। इमरजेंसी में वायुसेना इसका इस्तेमाल अपने विमानों के लिए कर सकती है। लेकिन 22,500 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीतिक लड़ाई है। सामने चुनाव है, लिहाजा कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में भले अभी देरी हो, लेकिन एक्सप्रेसवे ने नवंबर की ठंड में सियासी पारा गरमा दी है। उम्मीद है चुनाव होने तक उत्तर प्रदेश को ऐसे कई सियासी घमासान देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आलोक के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
बिहार की बात करते हैं, जहां पर शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार की काफी आलोचना हुई, क्योंकि शराबबंदी कभी सख्ती से लागू हुई ही नहीं। अब आलोचनाओं के बीच सरकार और सख्ती करने की बात कर रही है। गांव में शराब की सूचना देने की जिम्मेदारी चौकीदार की होगी और अगर उसने सूचना नहीं दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के मुद्दे पर अहम समीक्षा बैठक की है, लेकिन जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो डीजीपी और मुख्य सचिव ही सामने आए, नीतीश कुमार नहीं आए। सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ नहीं करना है। कोरोना का असर कम होने के साथ ही आईटी सेक्टर के कर्मचारी भी अपने दफ्तरों में काम करने के लिए बुलाए जाने लगे। हालांकि घर से काम करने के करीब 2 साल का जो तजुर्बा है वो कंपनियों और कर्मचारियों के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है और यही वजह है कि अब कई कंपनियां कामकाज के नए हाइब्रिड मॉडल को अपना रही है। उमा सुधीर और साक्षी बजाज की यह खास रिपोर्ट। घर से ही काम करने के दिन खत्म नजर आ रहे हैं, कम से कम तकनीकी प्रोफेशनल्स के। देश की सबसे बड़ी आईटी फर्म टीसीएस ने अपने कर्मचारियों से जहां उनकी नियुक्ति है वहां चरणबद्ध तरीके से काम पर लौटने के लिए कहा है। शुरुआत दिसंबर से होगी। एक और कंपनी टेक महिंद्रा ने अपने कर्मचारियों को दिसंबर तक अपनी पसंद की जगह पर काम करने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि 2025 तक सिर्फ 25% कर्मचारी ऑफिस में होंगे, बाकी 4 में से 3 कर्मचारी घर से काम करेंगे। कंपनी के एक प्रवक्ता के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल कामयाब होगा। हैदराबाद का ये जोड़ा इससे सहमत दिखता है। वर्क फ्रॉम होम इज अ थिंग दैट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग व्हाइल। घर से काम करने का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहेगा। ये कम खर्चीला भी है, ये कर्मचारियों के लिए आसान भी है और आने जाने का वक्त भी घटता है और दूसरे खर्चे भी कम हो जाते हैं। सेहत भी ठीक रहती है। हाइब्रिड मॉडल इज डेफिनेटली फार मोर वेलकमिंग। लगातार काम करने की तुलना में हाइब्रिड मॉडल स्वागत योग्य है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होगा। I don't think that's really good for the mental health also. Hybrid, yes, definitely, that's the way to go. हाल ही के एक सर्वे में सामने आया है कि कंपनी और कर्मचारी दोनों ही हाइब्रिड मॉडल के तहत काम पर लौटने के इच्छुक हैं और तकरीबन आधे कर्मचारी हफ्ते में 3 दिन काम पर आना चाहते हैं। उमा सुधीर के साथ साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर राज्य से भेदभाव करने और सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के विकास को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, वो आपको सुनवाते हैं। इन दिनों भगवान बिरसा मुंडा एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती मनाई है, कई सारे समारोह आयोजित किए गए। हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत जी, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, क्या है ये? देखिए, देर से ही सही जनजातीय समूह के नाम पर एक दिन चिन्हित किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनजातीय उत्सव मनाना और इस वर्ग को आगे बढ़ाना दोनों अलग अलग चीज है। कैसे? जिस तरीके से यहाँ पूरा राज्य नक्सल से प्रभावित रहा है, वो कहीं ना कहीं गरीबी, अशिक्षा, मजबूरी, रोजगार का अभाव की वजह से ये समस्या विकराल होता गया। नहीं, लेकिन आप भी इसी समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री 7 वर्षों से हैं, आपको क्या केंद्र की तरफ से पर्याप्त सहयोग मिलता है?
खासकर जनजातीय वही तो मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोगों ने बिरसा स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया, जहाँ केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए का सहयोग दिया, वहीं हम लोगों ने 150 करोड़ रुपए का सहयोग दिया। कम से कम बराबरी का तो होना चाहिए। और हमारे गरीब पिछड़े राज्यों के लिए तो विशेष रूप से हम लोग तो लगातार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं। और आज जबकि ये राज्य वास्तव में तो इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में आना चाहिए था, जबकि यहाँ के कोयले से पूरा देश जगमगाता है, यहाँ के खनिजों से कई बड़े उद्योग चलते हैं, जहाँ सोने निकलते हो, जहाँ हीरा निकलता हो, जहाँ बॉक्साइट निकलता हो, जहाँ के यूरेनियम से भारत सरकार अपना परमाणु ताकत बढ़ाता हो। उस राज्य के लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, मुझे नहीं लगता है केंद्र सरकार को बताने की आवश्यकता है। आज मैं भी एक मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी समाज से, जब लोग ताकतवर होते हैं तो उसकी पूछ भी होती है। और शायद यही वजह है कि आज इस वर्ग को पहचानने की लोगों में ललक बढ़ रही है। और रही बात हमें सहयोग तो मुझे लगता है कि अधिकार भी हमें भीख मांगना पड़ता है। कोल इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए का बकाया, अन्य प्रतिष्ठानों में भारत सरकार के उपकरों में करोड़ों रुपए का बकाया, और भारत सरकार के उपक्रम जो यहाँ काम करते हैं, समय समय पर कोई छठ हो, दुर्गा पूजा हो तो बिजली काट देती है। क्यों काटा जाता है? और एक्सक्यूज़ यही कि पैसे राज्य सरकार नहीं देती, और पैसे राज्य सरकार नहीं देती, केंद्र सरकार हमें कौन से पैसे देते हैं जो हमारे हकों का पैसा नहीं देती है। अगर एडजस्टमेंट करने वाली बात हो तो एक एडजस्टमेंट की स्थिति पर आनी चाहिए। लेकिन तो ये पहले होता था बीजेपी के शासन में? नहीं, ये बीजेपी के शासन में तो जो उत्पात यहाँ मचा है, आज उन्होंने जो बोझ इस राज्य के ऊपर छोड़ा है उन लोगों ने, उस बोझ को ढोते ढोते ये सरकार की कमर टूटी हुई है। और उसमें भी समय पर जीएसटी कंपनसेशन की स्थिति वही ढाक के 3 पात। अभी तो 2020-21-22 तक उसका ये है फार्मूला, उसका 2 खत्म होने की बात होगी। और अगर ये ख़त्म हुआ तो निश्चित रूप से राज्य को जो दिशा देने की हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, वो दिशा से फिर भटकेगी। और फिर यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के दलित समाजों की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज बिरसा जयंती को लेकर चीज़ें देश के पटल में रखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक कहा जाए कि राजनीतिक फार्मूला के रूप में इसको देखा जा रहा है। कल भी प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन हुए, भाजपा के लोगों ने हुटिंग करना शुरू किया, तो यहाँ के और लोगों ने भी भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे कि नारे लगाए। लेकिन ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि ये एक शांति प्रिय समाज, एक काफ़ी कहा जाए कि शांत शालीन स्वभाव का समाज के बीच में एक नए तरीके की चीज़ों को प्रेषित करके फिर आने वाला समय में जो समाजों के बीच में अलग अलग गतिविधियां कराने की प्रयास होती है, वो कराने के प्रयास हो।